Hello dear students, welcome to all of you in my English classes. I am PC Mittal. I am going to tell you the difference between finite verb and non-finite verb. Generally students are confused into these verbs while they use sentences. आइए आज मैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताता हूँ। कभी कभी एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं, वर्ब्स आ जाती हैं, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मुख्य क्रिया कौन है या दूसरी क्रिया क्या कार्य कर रही है, और गलत प्रयोग कर देते हैं। आज मैं दोनों क्रियाओं में आपको एक विशेष अंतर बताने जा रहा हूं, जिससे बच्चे इन्हें समझेंगे और कभी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आएंगे। हमने वर्ब को आज केवल दो भागों में बांटकर दिखाया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी क्रियाएं होती हैं? फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी टेंस बनाती हैं, जिनके माध्यम से हम वाक्यों की रचना करते हैं, टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये एक्टिव और पैसिव दोनों टेंस बनाती हैं, और इनका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है, अर्थात इनका सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का आपस में संबंध होता है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन में होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगी। इस प्रकार से इन दोनों का कोरिलेशन होता है। ये टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं। मैंने आपको आज वर्ब की 5 रूप बताए कि फाइनाइट वर्ब, या हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, कि इसके 5 रूप होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सबसे पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ रूप होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रूप। ये पांचों रूप किसी न किसी टेंस को प्रदर्शित करते हैं। जब हम इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश के वाक्य बनाएंगे और अलग अलग टेंस के सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बनाएंगे उनको, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। अब आइए बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। ये वो क्रियाएं होती हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग तो होती हैं, लेकिन इनका किसी सब्जेक्ट से या किसी टेंस से कोई तात्पर्य नहीं होता, अर्थात ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। ये कहीं पर भी इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ना सब्जेक्ट के साथ ये कोरिलेशन रखती हैं, ना किसी टेंस के साथ। ये अपरिवर्तित रहती हैं हमेशा, नो चेंज। ये क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने 3 भागों में बांटा। पहली हमने इन्फिनेटिव, दूसरी जेरेंड, तीसरी पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम क्या करना होता है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं, और इसमें जो हिंदी के वाक्यों, हिंदी के जो अर्थ होता है, इसका हिंदी के शब्दों का जो अर्थ होता है, बाद में उसमें क्रिया के साथ में ना, ने, नी जुड़ा होता है। इसी प्रकार जेरेंड में भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, लेकिन अर्थ वही इसी प्रकार होता है सेम। दोनों का अंतर हम लास्ट में समझेंगे, बाद में बताऊंगा। अब पार्टिसिपल की बात करते हैं। ये पार्टिसिपल भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी वर्ब में आईएनजी लिए हुए होती है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये वाली जो चैप्टर है हमारा पार्टिसिपल, मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है। पूरी डिटेल देखने के लिए अलग वीडियो में आप देख सकते हैं और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये वाली वर्ब हमारी, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए आप, दोनों में अंतर समझने के लिए। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, यहां पर हमारी एक क्रिया वांट है, एक क्रिया गो है।
दोनों क्रियाएं हैं। ये क्रिया हमारी इस सब्जेक्ट के अनुसार लगी, टेंस के अनुसार लगी। ये क्रिया हमारी टेंस बता रही है कि टेंस हमारा प्रेजेंट है और इसका सब्जेक्ट जो है आई है। लेकिन ये जो क्रिया है ये टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली हुई है और इसका अर्थ होगा जाना। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अब ये देखिए वाक्य में चाहता हूं, ये हमारी जो लास्ट में होती है ये मुख्य क्रिया होती है और यही हमारा टेंस को सोचने में, टेंस को बनाने में काम आएगी। इसका संबंध इससे होगा, ये वाला इसका संबंध इससे होगा। लेकिन एक क्रिया ये भी आई हुई है, लेकिन इस क्रिया का प्रयोग हमने इन्फिनिटिव के रूप में किया। अब इसका एग्जाम्पल और देखिए किस प्रकार से इसका फर्क पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू गो सेकंड सेंटेंस हो सकता है आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो। यहां पर वांटेड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात ये हमारा पास्ट टेंस को शो कर रही है। अब ये पास्ट को शो कर रही है लेकिन ये टू गो हमारा सेम रहा। ऐसे लग सकते हैं हम ही वांट्स टू गो। अब तीनों सेंटेंस में देखिए आप, पहले वाक्य में, दूसरे में और तीसरे में, यहां पर हमारी वांट आई, यहाँ वांटेड आई, यहाँ वांट्स आई। दिस वर्ब इज चेंजिंग रेगुलरली अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। ये एंड टेंस, ये वर्ब हमारी लगातार बदल रही है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। बट दिस इज अनचेंजेबल, दिस इज नॉट चेंजिंग। सो दिस इज हमारी क्या है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका नाम जो हमने लिया वो नाम लिया हमने इन्फिनिटिव। अब दो क्रियाएं हो गई, एक इन्फिनिटिव के रूप में और एक हमारी मुख्य क्रिया के रूप में या फाइनाइट वर्ब के रूप में। अब एग्जांपल देखते हैं जेरेंड के साथ। बात के लिए हमने शी लाइक्स सिंगिंग, उसे गाना पसंद है, शी लाइक्स, और यहां पर गाना। अब ये ना आया है यहाँ पर, ये वर्ब हमारी वर्ब में आईएनजी जुड़ी हुई है, परंतु ये जेरेंड हो गया। आईएनजी वाली फॉर्म है, ये जेरेंड है, उसमें टू वाली फॉर्म थी, वो हमारा इन्फिनिटी था, लेकिन अर्थ इसी प्रकार से ये भी कुछ दे रहा है। यहाँ पर लाइक्स जो है ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट के साथ लगा है हमारा सी के साथ और प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। अगर हमने कहा आई लाइक सिंगिंग, तो ये लाइक जो है यहाँ पर एस हटा दिया हमने, अर्थात ये इससे प्रभावित हुआ सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया हमारा और आई के साथ में वर्ब में एस नहीं लगता, मूल रूप में रखे जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हमारी ये फाइनाइट वर्ब हो गई और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब। इस प्रकार से दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये चेंज नहीं हो रही है, ये यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये वर्ब हमारी बदलती जा रही है, ये कर्ता के साथ लगी हुई है और ये टेंस को भी बता रही है। इस प्रकार दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों ये एक साथ अगर हम रखते हैं तब इसको समझ में आ जाता है कि कौन नॉन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट नहीं है। एक जिक्र पार्टिसिपल का करता हूँ। पार्टिसिपल एक लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ है। I saw an old man going to temple. I saw an old man, यहाँ पर सा जो है हमारा सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, आई के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये हमारी मेन वर्ब हो गई या हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। एक वर्ब यहाँ पर ये आई हुई है गोइंग,
ये गोइंग वर्ब जो है इसमें भी वर्ब में आईएनजी लग रहा है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर जाना नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ है जाते हुए। अर्थात जो हमारी एक्शन है उसके अंदर कंटिन्यूटी है, वो कार्य जारी हो रहा है। इसमें यहाँ पर जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इस प्रकार कंटिन्यूटी होगी। और परंतु ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका नाम है पार्टिसिपल। ये होगा हमारा पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल मैंने दिया आपको। ठीक इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल भी है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी है। ये पार्टिसिपल वाले चैप्टर में हम आपको इसको क्लियर करेंगे। मैं समझता हूं कि आपके समझ में ये सेंटेंस और दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। क्या अर्थ होगा इसका? मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को मंदिर जाते हुए देखा। यहाँ पर जाते हुए हिंदी लिख देता हूं मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को मंदिर जाते हुए देखा। देखिए देखा ये हमारी मुख्य क्रिया है। यहाँ जाते हुए ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये देखा ये फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। टेंस बनेगा इसके साथ और ये वाक्य के बीच में आएगी। इसका टेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद। पार्टिसिपल देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्टिसिपल की पूरी बनी हुई है, उसको चेक करिए, देखिए और समझ में आ जाएगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।